अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं और जो मुल्क का सियासी जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी खासा गर्म दिखाई दे रहा है। आज अहम फैसले भी होने वाले हैं, बहरहाल उस पर डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर आज की होने वाली सबसे बड़ी जो हैपनिंग है उसमें डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब आपके सामने टॉप स्टोरीज रखते हैं। कप्तान की नई धमकी, हफ्ते से तहरीक शुरू होगी, इस्लामाबाद सील, सियासी पारा भी हाई। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड दूसरा T20, क्या शाहीन कम बैक कर पाएंगे? सबकी नजरें आज के मैच पर टिक गईं। आलमी बरादरी से डू मोर का मुतालबा, शहबाज शरीफ की कामयाब डिप्लोमेसी जारी। भारत फिर से पकड़ा गया, अभिनंदन हुआ मजीद रुस्वा, क्या होने जा रहा है बताएंगे आपको तफसील के साथ। सैफुल्लाह पहलवान के अज़्मो हौसले की कहानी, उनकी दास्तान आज शेयर करेंगे आपसे नियो पाकिस्तान में। प्यूटिन की बड़ी धमकी, यूक्रेनी इलाके रूस से इल्हाक को तैयार। आलमी कुकिंग मुकाबला, पाकिस्तानी शेफ ने बड़ा मार्का मार लिया। बर्गर की एक और नई अनोखी किस्म है, क्या ये किस्म दिखाएंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में। और अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की मोस्ट हैपनिंग स्टोरी से। गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से फौज को इनडायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश की। इस वक्त कप्तान के अगर लहजे की बात की जाए तो लहजे की सख्ती और इस तरह से ये महसूस होता है कि वो जोश में होश खोते चले जा रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान ने कल क्या कहा, क्या ऐलान किया, आपको वो दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। से ये तहरीक शुरू हो जाएगी, आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है दुश्मन भी ना कर सके। इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। अब ये दूसरा एनआरओ लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ागर कर रहे हैं। जब भी अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इस दलदल से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ की है, कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, माइशत नहीं ठीक होगी। तो खान साहब ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया। खान साहब ने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है और हुकूमत ने इमरान खान को रोकने के लिए कमर कस ली है। राना सनाउल्लाह साहब खास किस्म की धुनी से इस्तकबाल का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं। अब विफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों को कंटेनर लगाकर सील भी कर दिया गया है। आंसू गैस से खंदकें खोदने तक पूरा प्लान तरतीब दिया जा चुका है, बल्कि उन्होंने तो सूबों को भी सीधी सीधी सुना दी। इस सिलसिले में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, जरा देखते हैं। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो भेज। खान साहब की कॉल और उस पर राना सनाउल्लाह का जवाब आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि खान साहब ने हफ्ते से तहरीक चलाने का जरूर ऐलान किया है, मगर लॉन्ग मार्च या फिर इस्लामाबाद में एहतजाज की अभी तक कोई कॉल नहीं दी है। इसलिए ये सवाल हर किसी के जहन में है कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद करना, रेड जोन और डी चौक को सील करने की वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्या होने वाला है कि इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है? तो आज की सबसे बड़ी हैपनिंग भी ये है, आज की सबसे अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पर खातून जज को धमकाने का केस है, जिसमें आज कप्तान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। लार्जर बेंच आज दिन के 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। अब देखना यह है कि खान साहब कहां से बचते हैं, कहां से निकलते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पिल डॉट के सरबरा अहमद बिलाल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो बहुत सारी हैपनिंग होने जा रही है आज, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगी खान साहब की स्पीच पर, तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जो आज की बड़ी हैपनिंग है, खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद की जा रही, क्या होगा, आप क्या समझते हैं?
देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि आज इस जो फर्द जुर्म का मामला है, इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा मेरे ख्याल में। और गालिबन मेरे पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जी अहमद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल आज की जो बड़ी हैपनिंग है उस पर अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडॉट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, उसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ज़रूरी है उनका तज्जिया, बहुत सारी राय भी वैसे भी सोशल मीडिया पर डिफरेंट न्यूज़ प्रोग्राम में चल रही है। इसी सिचुएशन के हवाले से अहम फैसला होने जा रहा है। तो अहमद साहब तो कहते हैं कि आज लगता है कि पूरे मामले का ड्रॉप सीन हो जाएगा। जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मेरा ख्याल ये है कि जो अहमद बिलाल महबूब साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो देखना यह है कि आज क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पर खातून जज को जो धमकाने का मामला है, जो केस है, उस पर समाअत होगी। फर्द जुर्म खान साहब पर आयद होगी। दिन के 2:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? आपकी आवाज तो मुझे बहुत क्लियर आ रही है, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही थी। सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी फरमाइएगा, बात मुकम्मल कीजिएगा आप। मैं ये कह रहा था कि पिछला उनका जो जवाब था हाई कोर्ट पे जो उन्होंने दाखिल किया, उसमें भी वो गैर मशरूत माफी के काफी करीब आ गए थे। अच्छा। तो मुझे आज लगता है कि वो अपनी गैर मशरूत माफी जमा करा देंगे और यूं ये मेरा ख्याल में ये इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा जो अदालत है और इसके चीफ जस्टिस हैं, इनके बारे में भी बहुत अच्छे जज्बात का इजहार करते रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने भी जो ऐसे फैसले दिए हैं जिनका इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को माजी में बहुत फायदा भी पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में एक गुडविल मौजूद है दोनों के दरमियान। और वैसे भी अब उनके पास प्रैक्टिकली रास्ता और कोई नहीं, गालिबन वो गैर मशरूत माफी आज मांग लेंगे। लेकिन अहमद बिलाल साहब, आप नहीं समझते कि अभी खान साहब के पास काफी टाइम था? गैर मशरूत माफी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो खान साहब ने पहले भी अफसोस का जिक्र किया, माफी उन्होंने नहीं मांगी। तो अब जब आज फर्द जुर्मायत की जानी है, दिन के 2:30 बजे, कुछ ही घंटे बाकी अब रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि खान साहब ये जेस्चर देंगे? अभी तक तो खामोशी उन्होंने इख्तियार किए रखी। जी, ये दे सकते हैं जेस्चर, और बल्कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी अगर वो गैर मशरूत माफी मांग लेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें माफी दे दी जाएगी। असल में कोर्ट बार बार उनको ये कह रही है, और यूं लगता है कि कोर्ट उनको तरगीब देती रही है मुस्तकिल कि आप गैर मशरूत माफी की तरफ आए। उन्होंने वकील को भी कहा, उनको भी कहा। तो मेरा ख्याल ये है कि वो अब नहीं तो अगली पेशी में गैर मशरूत माफी मांग लेंगे। अच्छा, खान साहब ने कल भी खिताब किया, काफ़ी जोशे खिताबत में बहुत वो दिखाई दिए, एक मरतबा फिर से ज़रा एग्रेसिव दिखाई दिए। बड़ी तहरीक की बात उन्होंने की, आवाम को भी तैयार होने के बारे में कह दिया। तो ऐसे तो लग रहा है कि वो जैसे उनको यकीन है कि उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, और उस बारे में तो इतना खास कोई तस्करा ही नहीं हुआ। बहरहाल जो एक तहरीक चलाने का उन्होंने कल ऐलान किया, तो कि किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। क्या समझते हैं आप, खान साहब क्या करना चाह रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होगी? आवाम को भी तैयार रहने का उन्होंने कह दिया है। खान साहब की स्ट्रेटजी का बुनियादी महवर यह है कि दबाव कायम रखें। एक तो आप अपने आप को अवाम के अंदर जिंदा और पाइंदा और याद रखे जाएं, आपको लोग फरामोश न कर दें क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स को मुस्तकिल अंडर प्रेशर रखा जाए। तो मुस्तकिल एक तो तकरीरें करते हैं, जलसे कर रहे हैं, उनके अंदर अपने आइंदा के लाए अमल के बारे में खुल के बात भी नहीं करते। अब उन्होंने मसलन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये नहीं कहा कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे या क्या करेंगे, बस ये कहा कि सैटरडे से वो तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो उससे आप देखें कि हुकूमत के अंदर काफ़ी बेचैनी पैदा हुई है। उन्होंने काफ़ी वसाइल खर्च करके इस्लामाबाद को सील करना शुरू कर दिया है। तो ये एक तरीके का होता है कि आप मुखालिफ को जिच करते हैं, उनको तंग करते हैं। ये गोरिल्ला वारफेयर है, पॉलिटिकल गोरिल्ला वारफेयर है, जिसके जरिए से आप कभी दाएं से आते हैं, कभी बाएं से आते हैं और मुस्तकिल तंग करते रहते हैं, हत्ता कि आपका मुखालिफ तंग आके आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। तो यही खान साहब की स्ट्रेटजी लगती है।
अच्छा अहमद बिलाल साहब, दूसरी जानिब एक जानिब तो हम खान साहब की बात कर रहे हैं, आज की होने वाली हैपनिंग की बात करते हैं। पंजाब की भी जो सियासी क़यादत है वो इस वक्त वफाक के साथ भरपूर टकराव की कैफियत में आ चुकी है। CCPO गुलाम महमूद डोगर चौधरी परवेज इलाही से एक जानिब शाबाशी भी वसूल कर चुके और ओहदा छोड़ने को भी तैयार नहीं है। फर्दर क्या होगा इसमें, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? इसमें खराबी होगी। देखिए, दोनों वफाकी हुकूमत को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि उनको जब सूबाई हुकूमत को किसी ऑफिसर को भेजा जाता है तो इसका मतलब है अब सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, तो उनको सूबाई हुकूमत को लिखना चाहिए था और उनकी वापसी का मुतालबा करना चाहिए था और उनके साथ इन एग्रीमेंट कोई फैसला करना चाहिए था। बराह रास्त किसी शख्स को तबादले के लिए अहकामात जारी कर देना ये भी गैर मुनासिब था और सूबाई हुकूमत का उनको बाकायदा बुला के उसकी तारीफ करना कि आपने डिफाई किया है वफाकी हुकूमत को। अहमद बिलाल साहब की आवाज़, उनसे राब्ता एक मरतबा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल किसानों का भी एक बड़ा मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, जिसको रोकने के लिए विफाक ने तो इंतजामात कर लिए हैं, लेकिन इसके क्या कोई सियासी मकासद भी हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि 2:30 बजे जो फैसला है वो किस तरीके से आता है। खान साहब तो भरपूर तैयारी में हैं, अवाम को भी उन्होंने ओके की कॉल दे दी है, तैयार रहने की कॉल दे दी है, तहरीक का ऐलान कर दिया, लेकिन उसकी बाकायदा हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी लाहा अमल क्या होगा वो उन्होंने फिलहाल शेयर नहीं किया। अहमद बिलाल साहब भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वो यही कह रहे थे कि उनका बार बार इस तरह से बात करना, तहरीक के बारे में बात करना, सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज करना है, प्रेशर को कायम रखना है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल डॉट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और उसके बाद गुफ्तगू को सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, टीम पाकिस्तान पहले मैच में शिकस्त खाई, लेकिन चले कोई बात नहीं, आज हम पर उम्मीद है बेस्ट ऑफ लक टीम ग्रीन। और शिकस्त खाने के बाद आज फिर दूसरे T20 में नए आज़म और नए प्लान के साथ इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबिल हमारी टीम इंशाअल्लाह ताला उतरेगी। वर्ल्ड कप से कबल 7 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम पाकिस्तान के लड़खड़ाते हुए मिडिल ऑर्डर पर भी बहुत सारे सवालिया निशानात खड़े हुए हैं। इनमें देखते हैं कि किस किस्म की तब्दीली आगे हो पाती है। उम्मीद है कि आज टीम पाकिस्तान कम बैक करेगी मैच में और वो गलती जो पहले हुई, पहले मैच में की गई, वो नहीं दोहराई जाएंगी। और इसी हवाले से बात करेंगे, आज के मैच के हवाले से एनालिसिस लेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, कैसा देखते हैं आप आज होने वाला मैच? इंग्लिश टीम ने बड़े खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी के बावजूद अच्छा परफॉर्म किया, आज के मैच पर आप क्या कहेंगे? नबिया, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि आज भी हमें उम्मीद है। एक्चुअली हमारे अंदर के जो स्पेक्टेटर्स हैं और जो आपके मिडिल ऑर्डर है, दोनों के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है कि दोनों बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं। आपकी उम्मीदें बरकरार रहती हैं और उनकी बैड परफॉर्मेंस का जो पैच है वो नहीं खत्म होता, वो भी बरकरार रहता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंग्लैंड के पास 7 वो खिलाड़ी नहीं है जो उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाते हैं। होम ग्राउंड आपका, होम क्राउड आपका, पिचेस आपकी, नतीजा उनका। तो यकीनी तौर पे आज भी बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो मुझे तब्दीलियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल पाकिस्तान ने ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं की। इसका मतलब है कि मे भी शायद शादाब खान इन हो जाए, लेकिन आसिफ अली आपको मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आएंगे। और अगर आप किसी खुशदिल शाह के साथ गए, इन्हीं इफ्तिखार के साथ गए, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप क्या कर लेंगे? शान मसूद को चौथे नंबर पे खिलाने का मकसद ही यही है कि आपने अपनी टीम को थोड़ा सा वीक कर दिया, क्योंकि एक नेचुरल ओपनर होता है, उसने सर्कल के अंदर खेलना होता है। उसको आप चौथे नंबर पे बारी देंगे, जब 13-14 नंबर होगा, सर्कल खुला होगा, 13-14 ओवर चल रहा होगा, तो फिर कैसे ये मुमकिन है कि वो ज्यादा रन स्कोर कर सके? पहले मैच में हमने देखा, गुज़श्ता मैच में शान मसूद से वैसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो नहीं चल सके। चले, खेल में हार जीत होती है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी तब्दील नहीं की गई आज के मैच के हवाले से, होनी चाहिए थी।
नबिया, मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीजें बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से चल रही हैं, और एक ये भी मुस्तकिल मिजाजी है कि हमारी टीम के पास ए प्लान होता है, बी सी उनकी गिनती में है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अभी वर्ल्ड कप के लिए। आप समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या होना चाहिए, तरतीब क्या होनी चाहिए? बड़ा जरूरी है इस पर बात करना। नबिया, चीफ सिलेक्टर जो है ना मोहम्मद वसीम, वो हर जगह बैठ के यही बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप है, हम तजर्बात कर रहे हैं। तो 2 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? अब टीमें एग्जीक्यूशंस में जा रही हैं और आप अभी तक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ये कोई तजर्बागार तो है नहीं। पाकिस्तान टीम है, अगर आप यहाँ से देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में आपने जाके क्रिकेट खेलनी है, अगर आप बैटिंग विकेट्स पे भी हार रहे हैं तो भाई इनको सीमिंग ट्रैक बना देते। कम से कम ऑस्ट्रेलिया में जो आप जाके वर्ल्ड कप खेलना है, आपको तैयारी तो लेकिन शोएब तजुर्बा क्या हुआ एशिया कप से? देखा जाए, अगर अभी तक देखा जाए तो कोई चेंज तो नहीं आया। फिर मोहम्मद वसीम का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी, उन्होंने एतराफ किया है कि हमारी जो कौमी टीम है वो बैटिंग के मसाइल से 2-4 चेंजेस तो फिर भी नहीं आ रहे हैं। यही तो मसला है कि इनको मर्ज का पता है लेकिन मर्ज का इलाज नहीं कर रहे। अपनी ढिठाई से जो है ना लगे हुए हैं कि बस जो इन्होंने फैसला कर लिया वही फैसला जो है ना हरफे आखिर हो गया, अकले कुल हो गया। कैसे ये पॉसिबल है? जब आपको मुसलसल कुछ दिल जाके स्टैट्स देख ले, उन्होंने कभी हमारा दिल खुश किया है? हांगकांग के खिलाफ अगर 35 रन बना दिए तो हम उसमें क्या नाचने लग जाए? हमें जो है ना कामयाबी चाहिए। रमीज राजा बहुत ही मतलब तीखे जवाब देने लगे। अगर उनसे कोई सवाल पूछे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान टीम हारे तो हम उनको सलूट पेश करें। मैं कहती हूँ कि तीखे जवाब भी हमें कबूल है अगर जो डिसीजंस हैं अगर वो अच्छे लिए जाए, परफॉर्मेंस अगर नजर आए। अच्छा, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, किसके फेवरेट वो नहीं होंगे? जो मुखालिफ टीमें हैं वो भी, उनके कप्तान भी बाबर आजम को बड़ा अच्छे से मतलब उनको कहते हैं कि ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर। लेकिन अब उनकी जो आलमी रैंकिंग है वो मजीद नीचे चली गई है, 3 से 4 नंबर पर आ गए हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्यों ये रैंकिंग तो ऊपर जानी चाहिए थी, 2nd या 1st पर उनको आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। नबिया देखिए, ये थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि रैंकिंग में हमारे खिलाड़ी टॉप 5 में होने के बावजूद अगर हमें जीत नहीं मिल रही, अगर हम मुसलसल 3 मैचेस हार जाते हैं, अगर हम जो है ना वो हर मैच को बड़ी मुश्किल से जाके जीते हैं, तो हमने ऐसी रैंकिंग का चार्ट डालना है। भाई आप रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो जाएं, हमारी टीम को जितवाना शुरू कर दें। दीगर टीमों को जहां पे विक्ट्रीज मिल रही हैं उनके सारे खिलाड़ी रैंकिंग की टॉप में नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मर्स हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंस ऐड करते हैं। आप लंबा विकेट पे रुकते हैं लेकिन रन्स उतने नहीं बना पाते जो आपको विक्ट्री की तरफ लेके चले जाए, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहले मैच में देखिए आप शुरू के 10 ओवर में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 87 समथिंग स्कोर थे, और उसके बाद आपने क्या किया? गालिबन 50 गेंदों पे 55 रन बनाए। अगर 12 ओवर के बाद का खेल देखा जाए, ऐसे टीमें नहीं होती। आप देखें श्रीलंका के मैच को आप अपने लिए मॉडल मैच बना लें कि वो 58 पे 5 आउट है, उसके बावजूद उनका बल्ला नहीं रुका और वो इनिंग खत्म करते हैं तो वो 170 पे इनिंग खत्म करते हैं। आप यहाँ पर 89 for 1 होते हैं गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसके बाद आप इनिंग खत्म करते हैं तो 158 पे करते हैं। ये तो मसला बिल्कुल आपकी बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ, ये मसाइल अपनी जगह, लेकिन जो फील्डिंग के मसाइल से हमारी टीम जो इस वक्त उसका शिकार दिखाई दे रही है, एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाना, ऐसे इससे कैसे बात बनेगी? आगे इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, बार बार उसका तस्करा किया जा रहा है। जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं या जितने भी एनालिसिस सामने आते हैं वो बड़े मार्के की बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो एक दिन की परफॉर्मेंस, अगर आप एक दिन में फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका चल जाता है, लेकिन आगे कैसे चल पाएगा? तो इसका तो हल होना चाहिए। नबिया, रमीज राजा जो चेयरमैन है उन्होंने बड़ा अच्छा तंज किया जो है ना हमारे स्पेक्टेटर्स पे, क्रिकेट लवर्स पे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शायकीन की याददाश्त बड़ी कमजोर है। यकीन करें, वाकई याददाश्त बड़ी कमजोर है। और आपने सही कहा कि एक मैच को हम लेके नाचने लग जाते हैं कि जी हमने हरा दिया। अरे एक मैच हार के अगर हमने एशिया कप में इंडिया को हरा दिया, लेकिन टाइटल तो हम नहीं जीत सके। इंडिया से आधी टीम जो है श्रीलंका, उससे हार गए। आप बिल्कुल सही कह रही है कि इनकी देखिए एक मसला नहीं है, फील्डिंग इनका मसला, मिडिल ऑर्डर इनका मसला, डेथ ओवर के जो बॉलिंग है वो इनका मसला। आप कहीं पे मोमेंटम पकड़ ही नहीं पा रहे। कोई एक मर्ज होता है ना तो चलो बाकी चीजें उसको ओवरकम कर लेती है, लेकिन यहाँ तो मसाइल के अंबार हैं। और वो शितर मुल्क की तरह जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हो, उन्होंने रेत में अपने सर को दबा दिया। वो समझ रहे हैं कि शायद तूफान टल जाएगा। तूफान नहीं टलेगा। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा मिडिल ऑर्डर।
ठीक है, शोएब जट हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और आज के होने वाले मैच पर और जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो नहीं किए जा रहे चेंजेस जो कि होने चाहिए, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बहरहाल उम्मीद करते हैं, होपफुल रहे कि आज जो ग्रीन शर्ट्स है वो बाजी ले जाएगी और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को हमें मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक शाहीनों के लिए। प्रोग्राम में इसके साथ ही लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वक्फा, और इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। वहाँ पर मुखालफीन है कि मुल्क में इस वक्त अपनी सियासत अरूज पे रखे हुए हैं। अगर बात की जाए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, तो वो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के सिलसिले में न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा और शहबाज शरीफ की काफ़ी अहम मुलाकातें हुई, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से उनकी मुलाकात हुई, फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रोन से उनकी मुलाकात हुई, ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से उनके वफूद की सतह पर अहम मुलाकातें हुई। इसके अलावा स्पेन के वज़ीर आज़म से, न्यूजीलैंड की हम मनसब जेसिंडा ऑर्डन से, ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की ये मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल है और इस हवाले से कि सैलाब में जो घिरे हुए पाकिस्तान है इस वक्त आलमी ताउन की पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अशद ज़रूरत है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर हसनैन जावेद, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक तो अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की मदद की शदीद जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इस वक्त सैलाब से दो चार है। तो आप समझते हैं कि क्या ये शहबाज शरीफ की कामयाब डिप्लोमेसी की बदौलत हुआ है? देखें जी, एक दौर इस तरह से गुजर रहा था कि हम कंप्लीट रेजिस्टेंस की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अब उस रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो हमें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले जिसके अंदर से हम दुनिया को कुछ समझा सकें। और आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह के अंदर भी उसके बाद के अंदर 1954 और उसके 1970s के अंदर भी चर्चिल ने जब देखा कि बहुत सारे मामलात गड़बड़ में चले गए, और ये वही कुव्वत थी जिसने हिटलर का मुकाबला जंग से किया था। लेकिन उस वक्त जब बरतानिया जो है वो जंग के लिए किसी बाकी ममालिक के अंदर जा रही थी, तो हिटलर ने उन्हें मना करते हुए कहा कि आई कांट सी माई पीपल इनटू ब्लड शेड एंड एवरीथिंग, तो उनको मना करता रहा। उन्होंने कहा तो तुमने भी तो ऐसे ही किया था। इस पर उसने कहा कि वो तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जवान जो हैं किसी काम पर लगें, अपने खुशहाली की तरफ जाएं, अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क की मईशत को देखें, अपने निज़ाम को बेहतर करें। तो 24 घंटे हम जंगों में तो नहीं रह सकते। करेक्ट। बहरहाल उसकी बात को नहीं माना गया और जनरल ने जंग का ऐलान कर दिया। और फिर एक बड़ा मशहूर जुमला हुआ, उसमें उन्होंने कहा चर्चिल ने कि ओनली रेन कैन हेल्प, ठीक, कि बारिश होगी तो जंग रुकेगी। ठीक। हालत ये हो चुकी है, हमारी रेजिस्टेंस इस कदर बढ़ चुकी है और हम हर तरफ से जो है वो इतने चुके हैं कि हम हर मुल्क को दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान की अगर दुश्मनों की लिस्ट देखें तो वो ज्यादा है, दोस्त ममालिक जो है वो लिस्ट कम नजर आएगी आपको। इसी तरीके से मैटर अगर फ्रांस का था तो उसको भी हमने कभी भी निगोशिएशन टेबल के ऊपर नहीं डिस्कस किया। हम कुछ मामला जहाँ पर डिस्कस करने के होते थे वहाँ नहीं करते थे, और जहाँ होते थे उनको डिस्कस और तरह से करते थे। तो आप याद देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को डिप्लोमेसी की अशद जरूरत है। अब फ्रांस के साथ लड़ चाहिए। एक तो ये कि उनकी तरफ से खैर सगाली आई। खैर सगाली ये है कि आपके लिए उन्होंने अलहदा से एक सेक्शन तैयार किया जिसके अंदर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पूरे ममालिक को अपील की गई। जो वहां पर आए हुए लोग थे उनको भी, मसलन प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, स्पेन है, चाइना है,
ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक से आए हुए हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्रिस्टलाइना है, वो आई हुई है। तो ये आप ये देखें कि इन सारी नेटवर्किंग से बेहतरी ये है कि हम किसी एक रास्ते की तरफ चलेंगे, उनका हम सिंपैथेटिक नहीं बल्कि एक ऐसा बर्ताव कि हमने आगे रिकंस्ट्रक्शन करनी है, हमने फिजिबिलिटीज बनानी है, हमने सिर्फ और सिर्फ खैरात देकर के, जो जिस तरह का आप देख रहे हैं कि कोई चैनलाइजिंग चैरिटी नहीं है, किसी किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने एतमाद के ऊपर, हर आदमी को अपने ऊपर एतमाद है, गवर्नमेंट पे किसी को एतमाद नहीं है। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट में एतमाद के साथ गवर्नमेंट ने ये निजाम बनाना होते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन की जो स्टेटमेंट है इसको खुशाइन समझा जाता है, ठीक है। अब दूसरी जानिब जो फ्रांस है उसने भी पाकिस्तान के लिए जो आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ऐलान फ्रांसीसी सदर का कितना सूदमंद होगा? देखिए, दो तरफ से तो आपने देखा ना कि हम किस तरफ से फंसे हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चाइना और यूएस जो है और एक यूरो जोन है। यूरो जोन जो है, आपने देखा होगा कि ये डिप्लोमेसी की इंतहा है कि अमेरिका जो तेल ले रहा है वो वाया इंडिया ले रहा है, और वो यानी रशिया तेल दे रहा है और इंडिया उसे परचेज करता है। परचेज करके 5,08,000 टन बैरल के हिसाब से वो अमेरिका को भेज रहा है, और दुनिया समझ रही है इंडिया का जीडीपी बढ़ गया। इधर से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और पाकिस्तान ना बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा था ना फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहा था। हम तो मार खा रहे थे मुसलमान। अब जो आपने जिस तरीके से ये बताया कि एक तो फ्रांस ने ये जो स्टेप लिया बहुत खुशाइन है, दूसरा ये है कि उसी के ऊपर जो तैयब एर्दोगान ने भी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने मजीद ये बात किया कि हमें बात करनी होगी कि कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर बात करनी होगी, हमें डैमेजेस के ऊपर बात करनी होगी, हमें जो फ्लड की वजह से डैमेजेस हुए हैं उनके ऊपर एक कायदा गुफ्तगू करनी होगी और पूरी दुनिया को साथ देना होगा। और फ्रांस ने मजीद एक और बात भी की है, उसमें कहा है कि रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, यानी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, आईटी, डिफेंस, इन सब मामलात के अंदर हम जो है वो जिक्र करेंगे। और बल्कि उसने जो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उसने होस्ट करने का ऐलान किया है, उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक। और दूसरा ये बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये बात उनको बराबर करा दी कि आपके जो यूएस और बाकी जो चाइना के बड़ी ताकतों की वजह से जो 70 to 80% कार्बन जलाया गया है, हम तो सिर्फ इसको भुगत रहे हैं। ये सारा का सारा जो मलबा हमारे पे आ रहा है बिल्कुल। और ये पाकिस्तान को बावर करवाने की जरूरत है आलमी दुनिया को कि ये जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात हो रही है, पाकिस्तान में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन भुगतना पाकिस्तान को पड़ रहा है। और दूसरे साथ ही साथ जो अमेरिका का, फ्रांस का जो साथ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इस मुश्किल की घड़ी में। दुनिया भर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे अपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहां पर है? हमारे जो अपने हुक्मरान हैं वो इस वक्त सियासत को तरजीह दे रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिस पर सोचने की, सोच विचार करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही सैलाब के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ लाजमी प्रोग्राम में शेयर करना चाहूंगी। कुछ हकाइक हैं जो आपके लिए जानना भी जरूरी है। मॉनसून की हालिया तूफानी बारिशों ने मौजूदा टाइम में, इस दौर में सबसे ज्यादा शदीद सैलाब को जन्म दिया है, जिससे तकरीबन 34 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। एनडीएमए के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के 84 अजला मुतासिर हो चुके हैं। 1569 अफराद की अमवात सामने आ चुकी हैं। 12,860 अफराद जख्मी हुए हैं। 10 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए हैं, जबकि 20 लाख से जायद घर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 374 पुल, 12,716 किलोमीटर तक सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिससे मुतासरा इलाकों तक जमीनी रसाई भी मुश्किल है। सेहत आमा की बहुत सी सहूलियात को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोग इस वक्त भी सफर कर रहे हैं और इस वजह से पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, जिनमें जल्दी अमराज नंबर 1 है, हैजा, पेट के मसाइल और मुतअद्दिद वबाई अमराज तेजी के साथ फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 2017 जनूबी एशिया में आने वाले सैलाब के बाद ये दुनिया का सबसे मोहलिक सैलाब है और इसे मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब करार दिया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब से $40 बिलियन अमरीकी डॉलर नुकसान
नुकसान का तखमीना लगाया है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और फौरी जरूरत की अशिया की तरसील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक आर्मी की मुश्तरका कोशिशें इस वक्त जारी हैं। पाक फौज की इंजीनियर कोर और सिविल इंतजामिया मुश्तरका तौर पर मुतासरा अवाम की बहाली के लिए कोशा है। पंजाब के मुतासरा इलाकों में अब तक 64 इमदादी कैंप्स, 37 मेडिकल कैंप्स लगाए जा चुके हैं और इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन बशमूल लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 82 कलेक्शन पॉइंट्स काम कर रहे हैं। लिहाजा मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानियों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आप तमाम लोगों से भी अपील है इन लोगों तक पहुंचे। पाकिस्तान इस वक्त आफत ज़दा है। इस मुश्किल घड़ी में हमारे हमवतनों, हमारे हम पाकिस्तानियों को हमारी जरूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आलमी मंजरनामे से खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ऐसा कि हमें तमाम लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। इसके साथ पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, भुगत भी रही है। खास तौर पर यूरोप इससे काफ़ी मुतासर होता हुआ दिखाई देता है। अब सर्दियों की आमद के साथ ही मगरबी ममालिक को रूस की तरफ से एक बार फिर गैस की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पुतिन ने मगरिब को खबरदार करते हुए कहा कि रूस के पास जवाब देने के लिए बहुत से हथियार है और ये कोई झूठ नहीं है। ये इल्जाम भी लगाया कि मगरिब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस है और रूस के खिलाफ जारहियत में तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। अब पुतिन ने रूसी फौज को भी मुतहरिक रहने का हुक्म जारी कर दिया। यह भी ऐलान किया है कि रूस डोबनास रीजन को आजाद करवाना चाहता है। और इस हवाले से दूसरी जो खबर सामने आ रही है वो ये कि मास्को के जेर इंतजाम यूक्रेन के मुतादिद जो रीजन है वो रूस से इल्हाक के लिए रेफरेंडम पर वोटिंग का ऐलान कर चुके हैं। अब रेफरेंडम पर वोटिंग 23 से 27 सितंबर के दौरान होगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इन प्रोग्राम, इनसे एनालिसिस भी लेंगे पूरे मामले पर। आकिल नदीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर एंड फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट भी हैं, उनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। मॉस्को यूक्रेन के जिन इलाकों पर कंट्रोल कायम कर चुका है वहां इस रेफरेंडम के बाद रूस में शमूलियत को आलमी ताकतें कबूल कर लेंगी या नहीं? देखिए, ये तो किसी तरीके से भी आलमी ताकतों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन इसमें देखने की जरूरत है कि रूस को इन जगहों पर रेफरेंडम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो अगर वो इलाके उनके ऑलरेडी कब्जे में हैं तो वो किसी दूसरे मुल्क के किसी इलाके को अपने मुल्क में कैसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटजी देखें तो वो ये है कि ये अगर रेफरेंडम के जरिए रशिया में शामिल हो गए तो वो फिर एक अगर वहाँ पे अटैक होते हैं यूक्रेन की तरफ से या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी मदद से जो अटैक्स होते हैं तो वो फिर उनको ये कंसिडर किया जाएगा कि वो रशिया पे अटैक हो रहे हैं। तो अभी कल प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात भी कही है कि वो जो है अपने रशिया के दिफा के लिए हर किस्म का जो है वो टैक्टिक्स को यूज करेंगे और उसमें उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को भी रूल आउट नहीं किया और कहा है कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। तो परहैप्स ये स्ट्रेटजी है कि जी अगर वो रशिया का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर उनके पास एक्सट्रीम एक्शन लेने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अच्छा आकिल साहब, आने वाली सर्दियां यूरोप के लिए गुजरे सालों से मुख्तलिफ होंगी या इस बार यूरोप में गैस बहरान जन्म ले सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत बड़ा बहरान गैस का होगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल गैस मार्केट को देखें तो तकरीबन जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज ने पहले से ही उसको खरीद लिया है। तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा सिवियर प्रॉब्लम नहीं होगा कि बिल्कुल चूल्हों में गैस नहीं आ रही हो, लेकिन उसमें काफी सख्त किस्म की रैशनिंग होगी और प्रॉब्लम्स होंगे यूरोपियन कंट्रीज को। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आकिल नदीम फॉर्मर एम्बेसडर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे इन प्रोग्राम। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में खुशामदेद कहती हूँ। तो नाजरीन, 27 फरवरी 2019 के दिन को याद कर लेते हैं। ये दिन पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र दिन था। रात की तारीकी में किए गए भारत के नाकाम हमले का जवाब पाकिस्तान ने दिन के उजाले में दिया, और जवाब भी ऐसा कि भारत को आलमी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वही पायलट अभिनंदन, जिसे एक झूठ पर मोदी की हुकूमत ने वीर चक्रा से नवाजा, अब उसे भारतीय फिजाइया से जल्द ही फारिग किया जा रहा है। आप सबको याद होगा कि अभिनंदन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, और फिर पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों ने अभिनंदन के जहाज को ऐसा निशाना बनाया कि अभिनंदन पाकिस्तानी हदूद में गिरा और पाकिस्तानी फौज के हाथों गिरफ्तार भी हुआ। यहां पर अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौज के प्रोफेशनल रवैये की तारीफ की, पाकिस्तानी चाय को फैंटास्टिक टी करार दिया। बाद में बहुत मजाक भी बना कि अभिनंदन की एक चाय की प्याले की कीमत एक मग 21 था। बहरहाल 27 फरवरी भारतीय फजाइया की मुकम्मल नाकामी का दिन था। पूरी दुनिया ये बात जानती है। भारतीय फजाइया ने उसी दिन अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी जहाज समझकर निशाना बनाया, और फिर अभिनंदन के जहाज से F-16 को मार गिराने का झूठा प्रचार किया। पाकिस्तानी फौज के जिम्मेदाराना और बहादुरी के जवाब ने हिंदुस्तान की फजाइया को जिस तरह से नाकाम किया, ये दुनिया की जदीद जंगी तारीख का एक अहम वाकया है। अब अभिनंदन की जल्द रिटायरमेंट भी साबित कर रही है कि भारतीय फजाइया को 27 फरवरी को सुबकी का सामना करना पड़ा था। बहरहाल ये तो हमने बात की और जरा रिकॉल किया पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम तारीखी दिन के हवाले से। प्रोग्राम में अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बाहिम्मत इंसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो इंसान हर मुश्किल से टकराने का आज़म रखता है, जज्बा और लगन हो तो कम वसाइल भी आड़े नहीं आते। इसी तरह सादिकाबाद का रिहायशी सैफुल्लाह पहलवान भी इस जुमले की एक जीती जागती अमली तस्वीर है। झुग्गियों में रहने वाला ये नौजवान गुर्बत के बावजूद अपने शौक को कैसे पूरा कर रहा है, ये हैरान भी है और सराहे जाने के काबिल भी। बात कर लेते हैं, सैफुल्लाह पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि वसाइल ना होने के बावजूद नेशनल गेम्स में कामयाबी हासिल की, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? जीत का सफर आपका कैसा था? जी, मैं अपना बहुत ही मुश्किल से मैंने ये गेम की है, और मैंने गत्ते कागज वगैरह उठा के और बहुत मुश्किल से मैंने अपना किराया मतलब बनाया था। तो मैंने अपनी जेब से किराया इधर से लगाया और मैं उधर गया पेशावर में खेलने के लिए। तो उधर मैंने वेट भी अपना इधर कम किया, और वेट कम करके 4-5 किलो मैंने वेट कम किया। तो मैं इधर से गया, उधर लड़ा और जाके मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और उसके बाद वापसी आया इधर सादिकाबाद में। लोगों ने इस्तकबाल अच्छा किया और मुबारकबाद पेश की, और मैं बहुत खुश हूँ अपने वालिदैन पे, और उन्होंने मुझे सपोर्ट की। तो और मैं अपने उस्तादों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। तो इस तरह मैंने अपना सफ़र जारी रखा, और ऊंच नीच बहुत आई हैं मेरे सफ़र में। बहुत मैंने तकलीफ़ें ली हैं घर के लिहाज से, मतलब रोज़ी के लिहाज से। तो गेम मैंने जारी हर मुश्किल के बाद आसानी है, और वो फल भी इस वक्त आपको मिल रहा है, लोगों से इतना प्यार भी मिल रहा है। तो सैफुल्लाह, ये बताएं कि आपको पहलवान बनने का शौक कैसे हुआ? क्योंकि ये एक महंगा खेल है, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा खुराक ज़बरदस्त किस्म की खानी पड़ती है। तो ये सब कैसे मुमकिन किया आपने? जी, ये गत्ते कागज वगैरह मैं शहर में उठाता था, और उधर मैंने एक दिन कुश्तियाँ देखी, उधर हो रही थी कुश्तियाँ। तो उधर मैंने अपना जाके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो अपना हो रहा था खेल। पहलवान लड़ रहे थे और पहलवानों को इनाम हो रहा था। तो मैंने खुशी से मैंने कहा यार ये गेम तो बहुत अच्छी है। तो मुझे बॉडी बनाने का बहुत शौक था बचपन से। तो मैंने फिर 2 लड़कों से मुलाकात की उधर। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने अपना उन लड़कों को मिला, तो मुझे अखाड़े ले गए। अच्छा। और फिर मैंने अपने उस्ताद को मिला, उसने मुझे अपना शागिर्द बनाया, और वहाँ से मैंने गेम स्टार्ट कर दी। तो मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मतलब कि मैंने वो जो लड़कों के साथ अपनी प्रैक्टिस की ना, तो उस्तादों ने कहा कि यार लड़का बहुत अच्छा है, आगे आने वाला, मतलब मेहनती लड़का है। तो मैंने अपना गेम स्टार्ट कर दी। तो उधर मैंने 2-3 लड़कों को पटका, तो वो लोग खुश हो गए। तो 200-300 रुपये मुझे उस टाइम इनाम भी दे दिया उन्होंने। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ये गेम बहुत अच्छी है।
तो मैंने उधर से गेम स्टार्ट कर दी। फिर मैंने गत्ते कागज वगैरह भी उठाता रहा और अपना खर्चा चलाता रहा और घर वालों का खर्चा चलाता रहा। तो बहुत मुश्किल से मैं 5-6 बजे जाता था गेम पे, तो उधर से थक हार के फिर मैं आता था, फिर सुबह काम पे जाता था। फिर मसलन के सारा दिन काम करता था, शाम को फिर ट्रेनिंग करता था उधर जाके। तो बहुत खूब सैफुल्लाह, यही मोटिवेशन तो चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, अभी इस वक्त हमारी न्यू पाकिस्तान की ऑडियंस भी देखे, जिसमें आप चारपाई और ईंटों से वर्जिश कर रहे हैं। तो आपको पहलवानी के गुर किसने सिखाए? अभी आपने अपने उस्ताद का तस्करा किया, कौन है आपका उस्ताद, किसने आपकी कोचिंग की? जी, मेरा उस्ताद है अपना अल्लाह पहलवान भी है, साबिक रुस्तम सादकाबाद, और अब्दुर्रहमान उनका लड़का है, वो भी 6 बार नेशनल चैंपियन है माशाल्लाह। और बाहर से भी उसने बहुत गोल्ड लेके आया है, तो वो उसने मुझे प्रेस्टिज दी और हिम्मत उसने ज्यादा मुझे दी। अच्छा सैफुल्लाह, नेशनल गेम्स में मेडल जीतने के बाद हुकूमत की तरफ से कोई मदद आपको मिली हो जिससे खेल पर आप मजीद तवज्जो दे सको इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में? जी, मुझे सपोर्ट सिर्फ घर वालों ने दी है और शाबाश लोगों ने दी है। तो मैं इधर से, मेरे अब्बू ने अपना किराया खर्चा मेरा बना के मुझे वहाँ भेजा गत्ते कागज उठा के, और उसके बाद मैं इधर से गया। उधर कोच ने मुझे अपना कहा कि आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा और आपको सिर्फ मैं लड़ा सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे आप लड़ा दें। तो मैंने उधर अपने जोश जज्बे के साथ मैंने कुश्ती की और मैं मेडल हो गया, जीत गया। ये ही तो जज्बा चाहिए सैफुल्लाह, जो जज्बे का आपने मुजाहिरा किया, जो जज्बा आप में है। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत से आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? कोई मैसेज, कोई पैगाम, कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से मेरी ये इल्तमास है कि यह मेरी सपोर्ट की जाए, और अगर मेरे घर का चूल्हा जलता रहा और मैं इंशाअल्लाह मेहनत करके ना पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से मुझे बहुत ही शौक है पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने का। इंशाल्लाह, हमें भी पूरी उम्मीद है आपसे सैफुल्लाह कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे और कर भी रहे हो। इसी तरह से चमकते रहो, दमकते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपनी स्ट्रगल, अपनी जर्नी, आपका जो सफर है उसकी कहानी हमारे साथ आप शेयर कर रहे थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। तो नाज़रीन, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारे टैलेंटेड पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहते हैं। ये फिर खेलों के मुकाबले हो या फिर कुकिंग का हो आलमी इवेंट। जी, मैं आज ज़रा खेल की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं ज़रा खाने की बात कर रही हूँ। एक पाकिस्तानी खातून हिना शोएब, जिन्होंने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जारी बैनुल-अक़वामी फूडेक्स नुमाइश में इंटरनेशनल शेफ मुकाबले में शिरकत की और तीसरी पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान की माहिर खातून शेफ हिना शोएब ने देसी पाकिस्तानी खानों को पेश किया, जिस पर उन्हें पाकिस्तान के देसी खानों के हवाले से तीसरी पोजीशन नवाजते हुए उन्हें तलाई मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। हिना हमारे साथ मौजूद है न्यू पाकिस्तान, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिना, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी न्यू टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अप्रोच किया और आपके तवज्जुह से मैं अपने पाकिस्तानियों से अपनी इस खुशी का और अपने जज्बे को जो हूँ वो शेयर कर सकी। अच्छा हिना, क्या क्या डिशेस आपने वहां पर बनाई? मैंने तो एक पूरी इमेज जरा बना ली है, थोड़ी सी इमेजिनेशन मेरी बड़ी स्ट्रांग है, तो मैं सोच सकती हूँ कि तीसरी पोजीशन आपने हासिल की है तो बड़ा जबरदस्त आपने बनाया होगा। तो कौन कौन सी डिशेस आपने पेश की? जी, वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी कैटेगरीज थी, लेकिन मैंने एक चिकन और एक मीट की कैटेगरी को सेलेक्ट किया था। और चिकन में मैंने बनाया था इटालियन चिकन विद स्टफ इटालियन चीज़, और उसके साथ मैंने सर्व किया था मैश पोटैटो, और दो उसके साथ सॉसेस बनाई थी, क्रैनबेरी सॉस और ग्रेवी।
अच्छा, मद्दे मुकाबिल कौन कौन था आपके, कौन कौन से कंट्रीज थी जिन्होंने शिरकत की थी? जी माशाल्लाह वहाँ पे हर नेशन के लोग थे माशाल्लाह। फिलिपीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया और बेसिकली सऊदीज, और पाकिस्तान को जो है वो मैं और एक और मेरी जो शेफ थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हिना, किसी टाइम पे आके थोड़ी सी आप नर्वस हुई? अक्सर घर में जब हमारे यहाँ, तो हम इंटरनेशनली कहाँ खानों के मुकाबलों में शिरकत करते हैं, हम तो घर में ही मेहमानों को बुला के तो कोशिश करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया जाए और इनसे जो इनकी तारीफ होगी उसी को मेडल के तौर पे लिया जाए। तो जब बड़ी दावत होती है तो अक्सर थोड़ी सी ख़वातीन नर्वस हो जाती हैं, समटाइम बहुत अच्छा कुक करती हैं लेकिन समटाइम उस तरह से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जब आप इतने बड़े मुकाबले में शिरकत कर रही थी और पोजीशन भी आपने ली, तलाई तमगा भी आपने हासिल किया, तो किसी टाइम पे आके आप थोड़ी सी नर्वस हुई, थोड़ी सी घबराई कि इतने सारी कंट्रीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने अपने स्पेशलिटीज बना रही हैं, तो आपकी जो फीलिंग्स थी उस टाइम वो कैसी थी? मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह उधर माहौल बहुत अच्छा था जिसे मैं एंजॉय कर रही थी लाइव कुकिंग को। और बेसिकली अगर आप देखें तो आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम नॉट अ शेफ, और दिस इज वेरी यानी मैं कहूँगी कि मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि माशाल्लाह दुनिया भर के इंटरनेशनल शेफ्स के साथ मैं एक हाउस वाइफ जो हूँ उनके साथ रिप्रेजेंट वहाँ पे मैंने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी मिली और आपके सामने माशाल्लाह ये मैंने पाकिस्तान के लिए तो ब्रॉन्ज मेडल लिए। आई एम श्योर आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके इन-लॉज बहुत लकी होंगे। आप तो फिर सबके दिल जीत लेती होंगी। वो कहते हैं ना कि दिल का जो रास्ता है वो पेट से होकर जाता है। एग्जैक्टली मदिया, सेम यही हुआ। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे माशाल्लाह हस्बैंड का साथ है कि वो मेरे खानों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, माशाल्लाह उन सबको मेरे खाने और जायके बहुत पसंद हैं। That's great, थैंक यू सो मच हिना, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप पकाती रहे, अपने घर वालों का भी दिल खुश करती रहे और जब इंटरनेशनल मुकाबलों में जाए तो वहां से भी मेडल्स लेकर आए, अपना पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। अच्छा जी, अब जनाब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। वीडियो नहीं है, ये भी खाने से रिलेटेड ही एक चीज़ है, एक नई मुझे लगता है इनोवेशन आ गई है खाने की दुनिया में, वो मैं आपको दिखाऊंगी जिसके ऊपर बड़े मुख्तलिफ कमेंट्स भी चल रहे हैं, लोग हैरान भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। अच्छा, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, ट्रेंड आया है, बहुत सारे लोग बहुत मजे की वीडियोस बनाकर शेयर करते रहते हैं, तो ऐसे ही एक मजे की वीडियो देखने को मिली। अब मैं एक डिश का नाम देने वाली हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या डिश हुई, तो जरा वीडियो प्ले करें। कभी आपने देखा है आज से पहले गुलाब जामुन वाला बर्गर? अगर नहीं देखा तो चले मैं आज आपको नियो पाकिस्तान में गुलाब जामुन वाला बर्गर दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्गर के पीसेस किए जा रहे हैं, फिर उसमें गुलाब जामुन को रखा जा रहा है और फिर तवे पे गरम करके खाने के लिए इसको पेश किया जा रहा है। अच्छा, ये तख्लीक हुई है भारत में, जहां पर एक बन कबाब बनाने वाले शख्स ने ये एक इनोवेशन वो लेकर आए और आजकल सोशल मीडिया पर इनके खूब चर्चे भी हैं, कुछ लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। बन कबाब खाने वाला जो ये शख्स है, इनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये गुलाब जामुन वाला बर्गर खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई कौन लोग हैं ये, कहाँ से आ गए हैं, क्या चीजें बना रहे हैं, और फिर खाने वाले भी सुभान अल्लाह। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल ये तो एक वीडियो थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल थी। यहाँ पे तो इन्होंने खा लिया गुलाब जामुन वाला बर्गर। फिक्र मत करें, हम हमारे रूह अफ़ज़ा के किचन में ऐसा कुछ नहीं बनाने वाले, लेकिन आज क्या बन रहा है डेफिनेटली आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं और फिर किचन में चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन में आपको लिए चलेंगे, शेफ हुमा है हमारे साथ। हुमा, मेरा तो सीरियसली सबसे मोस्ट फेवरेट सेगमेंट होता है और आपको पता है क्यों, अक्सर हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे होते हैं। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या बन रहा है आज? लग रहा है कुछ स्नैक्स बन रहे हैं।
बिल्कुल। और वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सिर्फ आइडियाज देती हूँ जी, आप लोगों के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी, कि वो भी अपनी जो है फरमाइश उसका इजहार कर सकते हैं अपने घर में और खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मर्द हजरात कुक भी कर सकते हैं, हमेशा फरमाइश कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को ज़रा आसान करके बताया जाए ताकि आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो और इतनी कोई मैं वैसी चीज़ें भी नहीं बना रही कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी भी है जी चीज़ों की, तो बिल्कुल वही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने आज जो बनाना है ना नबिया, उसके लिए मैंने गार्लिक ब्राउन होने रख दिया है, लेकिन मैं बता दूँ विंग्स बन रहे हैं जी आज, और बफलो विंग्स बन रहे हैं, स्पाइसी विंग्स होंगे ये। और उसके लिए जो है मैंने गार्लिक वो ब्राउन करनी स्टार्ट कर दी है। सॉस में हमने इसको करना है टॉस, और जो चिकन है विंग्स हैं वो मैंने कर लिए हैं फ्राई। और फ्राई कैसे किए हैं, इसके ऊपर जो कोटिंग की है मैंने नबिया, वो मैंने इसको क्रंची जो हमारे यहाँ बहुत ही पसंद किया जाता है। मैं वही एक्चुअली बोलने वाली थी कि जो स्पेशल फरमाइश पर बच्चे लेकर जाते हैं ना वो, बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये अंकल की बाबा जी की फोटो वाले, ये सबका बहुत बच्चों का बहुत फेवरेट है। और इसको आपने बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब तक थोड़ी सी सॉस जो है वो नबिया कुक हो ले, मैंने कहा इसलिए जरा सॉस जो है साइड पे बनाने के लिए मैं रख देती हूँ। अच्छा जी, क्रिस्पी जो क्रंच है आप उसका चेक कर रही हैं। करना ये है आपने कि इसको मैरिनेट करके, मैंने थोड़े इसको स्पाइसी मैरिनेट किया था इसकी मैरिनेशन को, तो उसके अंदर चिली सॉस जो आपको मिलती है वो लगा दें, नमक लगा दें, सिरका लगा के आपने इसको डिप करके रख देना है। और वो इसलिए रखना है कि नबिया जो ये विंग्स होते हैं ना, उसमें लाजमी होता है कि ना ब्लड जरूर आ जाता है विंग्स की हड्डी के साथ, तो वो ना आए। अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपने उसको सिरके में जरूर डिप करना है। अच्छा हुमा, कितनी देर? हाँ, कितनी देर डिप करना है? 15 से 20 मिनट तो लाजमी करें। अच्छा जी, सॉस जो बनाई है मैंने, उसमें गार्लिक मैंने पहले ब्राउन कर ली थी, उसके बाद उसमें थोड़ी सी चिली पेस्ट जो चाइनीज चिली पेस्ट होती है वो ऐड किया, उसके बाद मैंने ऐड किया उसके अंदर केचप। बिल्कुल। और उसके बाद जो है इसके अंदर नमक जाएगा, और अगर आप चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करूँगी। और उसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स। ये सॉस थोड़ी सी हो जाएगी थिक। जो मैरिनेशन थी वो मैंने करके इसको रख दिया था, स्ट्रेनर में डाल दिया जब मैंने सिरका और चिली सॉस लगा दी थी, ताकि जो एक्स्ट्रा उसका पानी है वो निकल जाए। उसके ऊपर जो है आप अगर स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो चिली, जो लाल चिली है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। नमक लगा के इसको मैरिनेट करके आपने रख दिया, एक्स्ट्रा कोई और चीज़ नहीं लगाई मैंने। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है, कोटिंग के लिए आपने लेना है जी 1 बाउल ठंडे पानी का, ठीक है, और 1 बाउल आपने ले लेना है जिसके अंदर आपने मैदा और कॉर्नफ्लोर इक्वली मिक्स कर लेना है। मैदा एंड कॉर्नफ्लोर इक्वली मिक्स कर लेना है। अब आपने करना ये जो मैरिनेशन है उसको मैरिनेट करने के लिए आपने मैरिनेटेड जो विंग्स हैं उसको कोट करना है आपने कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ, ठीक है। कोट करने के फौरन बाद आपने उसको डिप कर देना है ठंडे पानी में, जो फुल चिल्ड वाला बाउल है उसके अंदर। हार्डली भी ऐड कर सकते हैं, आइस के साथ ठंडा कर लें, हार्डली 5 सेकंड्स के लिए। फौरन आपने निकालना है और दोबारा उसको वापस उसी बाउल में जिसमें आपने मिक्सचर बनाया हुआ है कॉर्नफ्लोर और मैदे का, उसके अंदर डाल के अच्छी तरह उसके ऊपर कोट कर देना। ये सिर्फ ये वही वाली कोटिंग है? ये बिल्कुल सिर्फ वही सिंपली कोटिंग है। और उसके बाद फौरन आपने उसको फ्राई कर लेना है। हुमा, तकरीबन ये आधा किलो चिकन है आपके पास? ये मेरे पास 1 किलो से ज्यादा चिकन है। 1 किलो से ज्यादा चिकन है, तो तकरीबन कितना कॉर्नफ्लोर और मैदा हमारा? तकरीबन आधा किलो, कम से कम, ठीक है। आप ये मिक्सचर जो है बना के रख भी सकते हैं नबिया, और मिक्सचर बना के रख लें और उसको जो है आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद आप उसको जरा छान के रख लें। तो ये हुमा, आज का तो टी टाइम यही होने वाला है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, ये अब मैंने फ्राइड जो विंग्स थे उनके ऊपर जो सॉस रेडी की थी, जिसमें गार्लिक था, चिली पेस्ट था, टमाटो था, थोड़ा सा सॉल्ट और चिकन पाउडर मैंने ऐड किया था, और इसको मैंने। अच्छा हुमा, अगर हम इसको विदाउट सॉस रेडी करें और सिर्फ क्रंची चिकन ही रखें, बिल्कुल आप तो उसमें हम डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, मायो गार्लिक डिप बना सकते हैं। तो फिर हम मैदे में या कॉर्नफ्लोर में कुछ नमक वगैरह कुछ ऐड करेंगे? चिली पेस्ट, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर ऐड कर लेंगे, वो भी हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। रेड चिली पेस्ट नहीं, पेस्ट नहीं यूज करेंगे, उसके अंदर हम पाउडर फॉर्म में चीजें यूज करेंगे। और वो हम चिकन बनाएंगे इंशाल्लाह, कैंटी की चिकन बनाएंगे। तो ये रेडी हो चुका है? बिल्कुल जी। सॉस में सिर्फ आपने लाइट सा टॉस करना है ताकि जो उसके ऊपर क्रंच है वो भी रहे और जो सॉस है वो भी उसके ऊपर टॉस हो जाए। यानी कि हुमा, अगर हमारे घर मेहमान आने हैं तो हम पहले से चिकन को फ्राई रख सकते हैं। अगर आपके पास स्किन वाले विंग्स हैं, मेरे पास ये स्किन वाले विंग्स थे, इसीलिए मैंने इसको जरा
कोटिंग कर ली थी। अच्छा हुमा, सॉस आपने जरा एक बार मैं चाहूंगी डिटेल में भी आप जरा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। मैं एक और बात नबिया बता दूं कि चिकन जो है आप इसको खाली जो है सिंपली फ्राई कर सकते हैं बगैर कोटिंग के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना क्रम अच्छा नहीं आएगा। हमारे यहाँ ब्रेडेड जो चिकन है वो ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसको कोट कर लिया। ठीक है। अब सॉस के लिए आपने करना ये है, पैन के अंदर थोड़ा सा आप ले लेना है ऑयल, उसके अंदर गार्लिक जो है वो लाइट सा ब्राउन कर लेना है, चिली पेस्ट जो है वो आपने ऐड करनी है, उसके बाद आपने उसके अंदर ऐड करनी है केचप, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लीजिए, उसके बाद सॉल्ट एंड चिकन पाउडर ऐड कीजिए, टॉस कीजिए विंग्स को जो मैंने पहले बता दिया आपने फ्राई करके रख लेने, उसके बाद हम इस तरह से सर्व करेंगे, लेकिन गार्निश में हम सिर्फ सफेद तिल जो है वो डाल देंगे। हुमा डाइट को तबाह करने का पूरा प्लान लेकर आती हैं रोज, कितना जबर करना पड़ता है आपको, अंदाजा है भला इस बात का, मगर हैट्स ऑफ टू यू भाई, बहुत बड़ा जबरदस्त। ये जी विंग्स जो है हमारे रेडी है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्लोजिंग ही बनती है, क्योंकि अब किससे रहा जाएगा। और आई विश कि मैं कभी आपको आफ्टर क्लोजिंग भी जो एक झलक है ना, चलिए सोशल मीडिया पे कभी शेयर कर सकेंगे किस तरह अटैक होता है। बड़े मजे की हुमा आपकी रेसिपी होती है जो आप शेयर करती हैं, तो हम लोग तो डेली एंजॉय करते हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अपना फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा हमारे साथ नियो पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें हुमा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।